हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं वो कंफर्म कर देंगे क्विकली आपका ऑडियो वीडियो एक्सेसिबल है। ऑल स्टूडेंट्स इन द लाइव क्लास हु हैव ऑलरेडी ज्वाइंड, प्लीज कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज ओके, इट इज एक्सेसिबल टू यू। सो कर दीजिए कंफर्मेशन ताकि हम डिस्कशन को शुरू कर सकें। तो डिस्कशन शुरू करते हैं। हमारा ये डिस्कशन केस स्टडीज़ के ऊपर है। तो ये केस स्टडी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस जो पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर। सो पीपीबी की इस क्लास में केस स्टडी को शुरू करते हैं। तो ये रही हमारी केस स्टडी। फॉलोइंग डेटा वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैंक जेड इन रिस्पेक्ट ऑफ पर कैपिटा प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स इन डिफरेंट स्टेट। सो एक ही स्टेट के अंदर 3 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग पर कैपिटा यानी पर पर्सन जो लोन दिया है उसका वैल्यू कितना है, इसके बेसिस के ऊपर कुछ डेटा ऑब्टेन किया बैंक जेड ने। देखें क्या ये डेटा ऑब्टेन किया। डिस्ट्रिक्ट ए पर कैपिटा प्रायोरिटी सेक्टर लोन ₹5380, यानी जितने भी प्रायोरिटी सेक्टर के टोटल आउटस्टैंडिंग लोन है या सैंक्शनड अमाउंट है और नंबर ऑफ लोन अकाउंट्स कितने हैं। जब ये देखा गया तो इट वाज फाउंड कि पर कैपिटा प्रायोरिटी सेक्टर इट वाज 5380 इन डिस्ट्रिक्ट ए। डिस्ट्रिक्ट बी सो पर कैपिटा ये मिला 53830 और डिस्ट्रिक्ट सी में पर कैपिटा प्रायोरिटी सेक्टर लोन ₹28,940, यानी डिस्ट्रिक्ट ए में जो पर कैपिटा अमाउंट है वो बहुत कम है। डिस्ट्रिक्ट सी में उसके कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है, ऑलमोस्ट मोर देन 5 टाइम्स, और डिस्ट्रिक्ट बी में इट इज़ ऑलमोस्ट 3 टाइम्स। तो ये हमें इंफॉर्मेशन गिवन है। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन and Reserve Bank of India guidelines on adjustment for weights in priority sector lending achievement for incremental credit to priority sector। आउटस्टैंडिंग क्रेडिट नहीं, इंक्रीमेंटल, यानी आगे जो प्रायोरिटी सेक्टर लोन हम देंगे इंक्रीमेंटल क्रेडिट, हमने कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो करना क्या है, हमने एडजस्टमेंट करनी होती है वेट्स की कि जो प्रायोरिटी सेक्टर का लोन दिया हुआ है उसका वेटेज कितना मानेंगे। तो इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस हैं, तो उन गाइडलाइंस के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं पहले क्या है। व्हाट इज वेट परसेंट पर कैपिटा प्रायोरिटी सेक्टर लोन इन डिस्ट्रिक्ट ए एंड वाई इट इज सो। डिस्ट्रिक्ट ए के अंदर हम वेट परसेंट क्या लेंगे पर कैपिटा, और ऐसा हम क्यों करेंगे। हमने क्या कैलकुलेट करना है, वेट परसेंट बताना है कितना है। फ्रेंड्स यहाँ पे ये डिस्ट्रिक्ट ए में प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का अमाउंट पर कैपिटा कम है। पर कैपिटा कम होने के कारण इसका जो वेट है वो 125% लिया जाएगा। ऐसा क्यों लिया जाएगा, क्योंकि लोन की जो वैल्यू बन रही है पर कैपिटा वो 6000 से कम बन रही है। यानी ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स जिनमें प्रायोरिटी सेक्टर लोन पर कैपिटा 6000 से कम होंगे उनमें दिए हुए लोन उनको 125% गिवन लोन का माना जाएगा। तो इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करता हूँ। लेट अस से हमने एक 5000 रुपीज़ का लोन दिया। अब इसकी वैल्यू तो 5000 है,
लेकिन प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट पूरा करने के पर्पस के लिए इसको क्या किया जाएगा, इसको 125 से मल्टीप्लाई करके इसका वैल्यू 6250 प्रायोरिटी सेक्टर के टारगेट में ये वैल्यू लिया जाएगा, ताकि ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स जिनमें पर कैपिटा प्रायोरिटी सेक्टर लोन का वैल्यू कम है वहाँ एनकरेज किया जाए बैंकों को कि वो ज़्यादा लोन दें। तो वो लोन तो देंगे 5000 का, लेकिन प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट के पर्पस के लिए उसको 6250 का माना जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। आई होप दिस पार्ट इज वेरी वेरी क्लियर। तो इसको आप दोबारा से भी वॉच कर सकते हो, बट दिस इज द सबस्टेंस। व्हाट इज वेट परसेंट पर कैपिटा प्रायोरिटी सेक्टर लोन इन डिस्ट्रिक्ट बी। सो डिस्ट्रिक्ट बी जो है, सो डिस्ट्रिक्ट बी में पर कैपिटा कितना है 15830, यानी ये 6000 से कम ऊपर है। तो डिस्ट्रिक्ट बी में ये वेटेज कितना लिया जाएगा और ऐसा क्यों किया जाएगा ये भी हमने बताना है। उसी पैटर्न के ऊपर जो हमारा क्वेश्चन का आंसर था नंबर 1 का, तो उसी प्रकार का आंसर इसका होगा। इसको लिया जाएगा 100%, क्योंकि यहाँ प्रायोरिटी सेक्टर लोन का जो पर कैपिटा अमाउंट है अगर वो 6000 से लेके 25000 के बीच में हुआ तो जितना लोन दिया है उतना ही उसका वैल्यू माना जाएगा। फॉर एग्जांपल 5000 का लोन दिया, 5 तो कम रह गया, लेट अस से 10,000 का लोन दिया, इसकी वैल्यू 10,000 ही ली जाएगी। अगर 20,000 का लोन दिया तो प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट पूरा करने के लिए जो इसकी वैल्यू दिखाई जाएगी वो 20,000 ही दिखाई जाएगी। सो 10,000 इंटू 100% या 20,000 इंटू 100%, तो उसकी वैल्यू उतनी ही दिखाई जाएगी। तो ये रही बात डिस्ट्रिक्ट बी के अंदर। अब हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट सी की पोजीशन क्या बनती है। व्हाट इज वेट परसेंट पर कैपिटा प्रायोरिटी सेक्टर लोन इन डिस्ट्रिक्ट सी एंड वाई। तो डिस्ट्रिक्ट सी में वैल्यू कितनी ली जाएगी। सो डिस्ट्रिक्ट सी के अंदर जो अमाउंट ऑफ इंडिविजुअल लोन है वो क्योंकि रिलेटिवली ज़्यादा है, इसीलिए इसका वेट 100% से कम लिया जाएगा, क्योंकि हमने डिस्ट्रिक्ट्स को एनकरेज करना है जहाँ पे लो अमाउंट ऑफ लोन्स हैं, वहाँ ज़्यादा लोन देने हैं तो वहाँ एनकरेज करना है, और जहाँ रिलेटिवली थोड़े बड़े लोन्स हैं तो वहाँ पे हम उनको डिस्करेज करेंगे ताकि थोड़ा इवन आउट हो सके। तो इस केस में ये वेटेज 90% का होगा। और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जहाँ पे भी लोन का अमाउंट मोर देन ₹25,000 हुआ तो वहाँ पे वेटेज प्रायोरिटी सेक्टर पर्पस में इंक्लूड करने के लिए 90% ली जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर लोन हमने सैंक्शन किया लेटर से 40,000 का, इसकी वैल्यू 25,000 से ज़्यादा है, तो प्रायोरिटी आउटस्टैंडिंग तो इसका 40,000 ही दिखाया जाएगा, लेकिन जब हम टारगेट पर्पस के लिए इसको यूज़ करेंगे तो इसकी वैल्यू हम 90% यानी 36,000 दिखाई जाएगी प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट पर्पस के लिए। तो इसका ये मतलब नहीं कि ये लोन 6250 का है, पहले वाला लोन 5,000 का ही है, लेकिन उसको दिखाया जाएगा 6250। यहाँ पे लोन 20,000 का ही, इसको दिखाया जाएगा 20,000। यहाँ पे लोन 40,000 का है, इसको प्रायोरिटी सेक्टर में लिया जाएगा 36,000। तो आई होप ये जो वेटेज के रूल्स हैं दीज आर वेरी क्लियर टू अस। अब हम चलें चौथे क्वेश्चंस के ऊपर। व्हाट विल बी द वेटेड वैल्यू ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लोन इन अ डिस्ट्रिक्ट ए। सो डिस्ट्रिक्ट ए के अंदर जो लोन है इसका वेटेड वैल्यू कितना होगा। आई थिंक अब आप आसानी से इसका वेटेड वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट कर दीजिए 5380 का वेटेड वैल्यू कितना होगा। तब हमें रूल पता है तो बड़ी आसानी से हम कैलकुलेशन करके दे सकते हैं। यस, हम क्या करेंगे 5380 जो अमाउंट ऑफ लोन है उसको 125% से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड दिस इज द वैल्यू वी विल गेट।
सो चाहे लोन अमाउंट इतना है, लेकिन प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट पर्पस के लिए कि हमारा टारगेट पर्पस अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो उसकी वैल्यू इतनी दिखाई जाएगी। तो इसी प्रकार से ही हम अगले क्वेश्चन को ले लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट बी के अंदर ये जो अमाउंट ऑफ लोन है प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट पर्पस के लिए कितनी वेटेड वैल्यू बताई जाएगी। तो आई थिंक अब तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बता दीजिए क्या आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, सॉरी 5 के लिए। तो यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू कितनी आ गई? सो 15830 इंटू 100%, तो इतनी ही वैल्यू मानी जाएगी। इसी प्रकार से हम अगले क्वेश्चन को ले लेते हैं। सो डिस्ट्रिक्ट सी के अंदर जो पर कैपिटा वैल्यू प्रायोरिटी सेक्टर लोन की है 28940, इसकी वैल्यू टारगेट पर्पस के लिए कितनी ली जाएगी? क्वेश्चन नंबर 6। सो कर दीजिए कैलकुलेट वैल्यू को। देखिए, अगर हमें रूल आता है, कॉन्सेप्ट हम अंडरस्टैंड करते हैं, तो फिर वो जो मर्जी क्वेश्चन सेट कर दे, हम बड़ी आसानी से आंसर दे सकते हैं। लेकिन कई दफ़ा ऐसा हो जाता है कि हम रूल को फोकस नहीं रखते हैं और फिर जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है हम उसको सही प्रकार से हैंडल नहीं कर पाते। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, 90% उसका बना देना है। सो ये हो गया हमारा लोन का वैल्यू, ये हो गया उसका 90%, तो 26046, तो ये हमारे लोन का अमाउंट हो गया प्रायोरिटी सेक्टर पर्पस के लिए। आई होप दिस केस स्टडी इज क्लियर। आप चाहें तो इसको एक बार और देख लीजिए ताकि आपको इसमें ज़्यादा क्लैरिटी नज़र आए। तो चलें अब हम आगे चलते हैं, और आगे चलते हुए ये जानकारी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, हम YouTube आप चैनल के ऊपर, जिस चैनल को इस समय आप वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो वहाँ पे डेली बेसिस के ऊपर हम फ्री लाइव क्लासेस को कंडक्ट कर रहे हैं। और ये GIB के लिए, CIB के लिए, प्रमोशन एग्ज़ाम सभी के लिए है। इसमें हम कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं, क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। जैसे अभी हमने कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस किया, साथ में क्वेश्चन भी डिस्कस हो गया। प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की, और जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है हम केस स्टडीज़ को भी डिस्कस करते हैं। अगर आपने इन सेशंस का बेनिफिट अभी तक नहीं लिया तो दिस मीन यू आर मिसिंग समथिंग वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। आपके एग्ज़ाम में ये बहुत काम आने वाला है और आप उसको मिस कर रहे हैं। तो उसको तुरंत आप ज्वाइन कर सकते हैं और इनका बेनिफिट ले सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं अगला केस स्टडी के ऊपर। सो दिस इज इंफॉर्मेशन गिवन। बी, an illiterate person approaches for opening a saving bank account. He requests for checkbook and also ATM card. You explain the rules related to saving bank account in connection with this. Answer the following question. तो क्वेश्चन क्या है, एक illiterate person हमारे पास आते हैं, वो हमें रिक्वेस्ट करते हैं कि उनके नाम से एक सेविंग बैंक अकाउंट ओपन किया जाए, और वो रिक्वेस्ट भी करते हैं कि उस अकाउंट में उनको चेकबुक भी दी जाए और उनको ATM कार्ड भी मिलना चाहिए। और आप एक्सप्लेन करते हैं उनको सेविंग बैंक से रिलेटेड रूल्स जो इलिटरेट पर्सन्स के लिए एप्लीकेबल हैं। उसी संदर्भ में आपको कुछ क्वेश्चंस हैं उस इलिटरेट पर्सन के, जिनको आपने आंसर करना है। तो आई थिंक जो हमारा सब्जेक्ट मैटर है केस स्टडी का वो क्लियर है। तो चलिए अब क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। द रूल शुड बी एक्सप्लेन्ड इन विच लैंग्वेज। ये जो रूल्स हम उनको बताएंगे इलिटरेट पर्सन को, ये किस लैंग्वेज में बताने चाहिए या हमें बताने होंगे? यस, एनी आंसर फॉर दैट? सो ये रूल्स हमें कौन सी भाषा इस्तेमाल करके बताने होंगे? हिंदी बताने होंगे, इंग्लिश बताने होंगे, कुछ और बताने होंगे? तो किस लैंग्वेज में हम इन रूल्स को बताएंगे? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, इन रूल्स को हम बताएंगे उस भाषा में जो वो अनपढ़ व्यक्ति अंडरस्टैंड करता हो। वो हिंदी अंडरस्टैंड करता हो, इंग्लिश अंडरस्टैंड करता हो, अपनी लोकल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता हो। तो जिस भी लैंग्वेज को वो अंडरस्टैंड करता हो उसी भाषा में इन रूल्स को एक्सप्लेन किया जाएगा।
चलिए नंबर 2, टू विड्रॉ मनी व्हाट प्रोसीजर विल बी फॉलोड बाय अकाउंट होल्डर। तो हम उसको बताएंगे कि भाई जब भी आपने विड्रॉ करना हो मनी अकाउंट से तो आप क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे, ये हम उसको समझाएंगे। तो उसको क्या बताया जाएगा? सो व्हाट प्रोसीजर विल बी फॉलोड बाय द अकाउंट होल्डर, क्या प्रोसीजर फॉलो करेगा वो? यस, एनी आंसर फॉर दैट? उसको क्या प्रोसीजर फॉलो करना होगा? सो उसको पर्सनली आना होगा हर बार बैंक के। सो ही और शी हैज़ टू कम पर्सनली टू द बैंक, और साथ में अपनी पासबुक भी लेके आनी पड़ेगी। एंड नॉट कि उसको एक बार आना है, एवरी टाइम वेन एवर ही वॉन्ट्स टू विड्रॉ मनी, क्योंकि वो पर्सनली इसको विड्रॉ कर सकता है और पासबुक वो साथ में लेकर जाएगा, तो जिससे ऑथेंटिकेशन पॉसिबल हो सके। तो दिस इज द रूल जो हम उसको बताने वाले हैं कि भाई आपको हर बार बैंक में आना पड़ेगा, वो भी पासबुक साथ में लेकर के, तो फिर आपको मनी विड्रॉ करने दिया जाएगा। सो आई होप दिस रूल इज ऑल्सो क्लियर। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन के ऊपर। इफ एन इलिटरेट पर्सन रिक्वेस्ट फॉर ओपनिंग ए करंट अकाउंट व्हाट द बैंक विल डू। तो यहाँ पे उसने सेविंग बैंक अकाउंट ओपन किया है। अगर वो कहता है कि मुझे तो भाई करंट अकाउंट ओपन करना है, मुझे सेविंग बैंक अकाउंट नहीं चाहिए, तो उस केस में बैंक क्या करेगा? सो व्हाट विल बी योर आंसर? तो क्या आंसर रहेगा? सो व्हाट शैल बी द आंसर? फ्रेंड्स, अगर हम इसको लीगली बात करते हैं, तो अगर हम बात करते हैं लॉ की, तो लॉ में उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो किसी भी प्रकार का अकाउंट ओपन कर सकता है, बिकॉज अकाउंट इज ए कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए ही इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है लॉ के अंदर। लेकिन क्योंकि कई सारी प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज हैं, इसीलिए जो ब्रॉडली प्रैक्टिस बैंक्स फॉलो करते हैं वो यही है कि हम करंट अकाउंट ओपन नहीं करेंगे इन द नेम ऑफ इलिटरेट पर्सन। तो अपने पेपर में रिप्लाई ये दे देना है, हालांकि लॉ के अंदर इसकी पोजीशन ऑल टुगेदर डिफरेंट है। सो देयर आर सर्टन थिंग्स जो लॉ में अवेलेबल हैं, लेकिन उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस होती हैं, इसीलिए हम उसके नाम से करंट अकाउंट ओपन नहीं करेंगे। चलिए अब हम चलते अगले क्वेश्चन के ऊपर। व्हाट वुड बी द रिस्पॉन्स टू बीज रिक्वेस्ट फॉर इशू ऑफ एटीएम कार्ड एंड चेकबुक। सो बी का जो रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट था, ऊपर हमने देखा था उसने रिक्वेस्ट किया है कि उसे एटीएम कार्ड इशू किया जाए और चेक बुक भी इशू की जाए। तो उसकी इस रिक्वेस्ट को हम किस प्रकार से देखेंगे, तो क्या रिस्पॉन्स देंगे उसको? अकाउंट तो हमने ओपन कर दिया है उसका, वो कहता है कि मुझे एटीएम कार्ड भी चाहिए, मुझे चेक बुक भी चाहिए, तो वो भी मुझे इशू करो। तो व्हाट विल बी द रिस्पॉन्स? तो क्या रिस्पॉन्स रहेगा? सो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्योंकि विड्रॉल के लिए उसको पर्सनली आना है हर बार, और एटीएम कार्ड या चेकबुक इनका पर्पस होता है विड्रॉ करना, तो इसीलिए लीगली कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज देखते हुए फ्रॉड की संभावनाओं को रोकने के लिए तो ना तो उसको एटीएम कार्ड दिया जाएगा, ना उसको चेकबुक दिया जाएगा। तो ये होगी हमारी प्योरली प्रैक्टिकल बैंकिंग का सिचुएशन। चलिए अब और क्या क्या क्वेरीज हैं उसकी वो भी देख लेते हैं। फॉर ओपनिंग द अकाउंट ऑफ इंस्टेड ऑफ सिग्नेचर व्हाट विल बी डन। तो अकाउंट ओपन करने के लिए सिग्नेचर तो वो कर नहीं सकता है, तो फिर उस केस में बैंक क्या करेगा? यस, क्या लगता है कि सिग्नेचर की बजाय वो क्या करेगा? व्हाट ही विल बी डूइंग इंस्टेड ऑफ सिग्नेचर्स। सो व्हाट विल बी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5? तो इस पर्टिकुलर केस में उसको लगाने पड़ेंगे थंब इंप्रेशन, वो भी लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन, और बैंक उसके नीचे लिख भी देगा पेंसिल के साथ
कि ये लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन है, LTI लिख देगा। टू बी ऑब्टेन्ड ऑन अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, और वो भी किसकी प्रेजेंस में, बैंक के अथोराइज्ड ऑफिसर की प्रेजेंस के अंदर, प्लस एक और पर्सन जो बैंक को जानता हो, जो उसके थंब इम्प्रेशन को अटेस्ट कर देगा ऑन द अकाउंट ओपनिंग फॉर्म। सो दिस इज द प्रिकॉशन, दिस इज द प्रोसीजर विच विल बी फॉलोड। ध्यान रखना है हमने ये आंसर कैसे देने हैं, क्योंकि हमने मार्क्स ऑब्टेन करने हैं। तो जैसा भी IIB की बुक्स में लिखा हुआ है हम उसी को फॉलो करेंगे, क्योंकि आपका पेपर वहीं से सेट होना है। पर्सनली आप इन क्वेश्चंस के आंसर के साथ एग्री करते हो या एग्री ना करते हो, लेकिन आंसर आपने इसी पैटर्न के ऊपर देने हैं, क्योंकि जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो बुक से पूछे जाएंगे और आंसर हमने बुक के मुताबिक ही देने हैं। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑल्सो वेरी वेरी क्लियर कि हम लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन लेंगे और पेंसिल के साथ लिख देंगे नीचे कि ये लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन है, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के ऊपर भी लगाएंगे और उसका अटेस्टेशन भी करवा लेंगे एक वेल नोन पर्सन और टू द बैंक। अब और क्वेश्चन क्या क्या हैं वो भी देख लीजिए। हाउ मेनी फोटोज शैल बी ऑब्टेन्ड, उससे फोटोग्राफ कितने लिए जाएंगे। नॉर्मली हम एक कस्टमर से एक फ़ोटोग्राफ लेते हैं, लेकिन अगर वो इलिटरेट पर्सन है तो कितने फ़ोटोज़ लिए जाएंगे, और अगर फ़ोटो लिए जाएंगे एक से ज़्यादा तो फिर हम उसको यूज़ कहाँ कहाँ पे करेंगे। सो दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 6। सो हम उससे लेंगे 2 फोटोग्राफ्स। सो वी विल ऑब्टेन 2 फोटोज़। एक लगेगी उसके अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के ऊपर, सो वन ऑन अकाउंट ओपनिंग फॉर्म AOF एंड सेकेंड ऑन द पासबुक। वो जो पासबुक हर बार हमारे पास लेके आएगा उसकी फ़ोटो इस पासबुक में लगी होगी। तो ये हो गए हमारे 6 क्वेश्चन। कुछ और क्वेश्चन भी हैं इसके, वो भी देख लेते हैं। यस इट इज़ कंटिन्यूड। इफ़ B रिक्वेस्ट टू अलाउ Z टू ऑपरेट द अकाउंट व्हाट विल द बैंक डू। अब अकाउंट आपने ओपन कर दिया, अब B कहता है कि Z को अकाउंट को ऑपरेट करने की परमिशन दे दी जाए, तो उस केस में बैंक क्या करेगा, क्या ये परमिशन दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। सो व्हाट विल बी द स्टेटस ऑफ दिस रिक्वेस्ट। सो ही विल बी अलाउड टू गिव दिस मैंडेट, तो वो मैंडेट दे सकता है जिसको हम अथोराइजेशन कह सकते हैं, लेकिन इस अथोराइजेशन में इंडेमनिटी भी होगी और शर्त क्या रहेगी कि इट विल बी ऑपरेटेड ओनली जॉइंटली बाय बोथ, तो दोनों ही जॉइंटली उसको ऑपरेट करेंगे। सो दिस विल बी द कंडीशन। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब एक क्वेश्चन और है। इफ देयर इज अ रिक्वेस्ट टू ओपन जॉइंट अकाउंट विद लिटरेट पर्सन विद आइदर सर्वाइवर ऑपरेशन, तो क्या करेंगे। अगर B के साथ C आ जाता है, C लिटरेट है और B इलिटरेट है, तो वो कहते हैं हमें जॉइंट अकाउंट ओपन करना है, वो भी आइदर सर्वाइवर ऑपरेशंस के साथ। तो हम क्या करेंगे, व्हाट विल बी आवर आंसर। तो हमारा रिस्पॉन्स क्या रहेगा। फ्रेंड इस केस में हमारा रिस्पॉन्स रहेगा दैट वी विल नॉट बी एबल टू ओपन दिस अकाउंट। सो नो illiterate person's account should be opened with operation facility of either survivor or by literate person only। तो इस प्रकार का कोई ऑप्शन हम उसको नहीं दे सकते हैं। सो दिस कैन नॉट बी डन। तो ये हुए हमारे सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इलिटरेट पर्सन से रिलेटेड। अब ये कुछ छोटी सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके बहुत काम की हो सकती है। फ्रेंड्स हमारे जो वीडियो लेसन्स हैं उनमें हम सभी कॉन्सेप्ट्स को बहुत सिंपल करके बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करते हैं, जिससे आप उनको ईजिली अंडरस्टैंड कर लेते हैं और जब ज़रूरत पड़ती है तो आप उनको रिकॉल कर लेते हैं, याद आ जाते हैं आपको। इसके चलते पेपर में आपके मार्क्स इम्प्रूव होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, और जब आप उसको प्रैक्टिस करते हैं थ्रू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वो भी हमारे क्वेश्चन बैंक को यूज़ करके, तो फिर आपके कॉन्सेप्ट में और भी क्लैरिटी आ जाती है।
यानी फिर तो मार्क्स लेने की पूरी पॉसिबिलिटीज़ आपकी बढ़ जाती हैं। तो अगर अभी तक हमारे ये वीडियो लेसन्स और क्वेश्चन बैंक आपने यूज़ नहीं किए, वो भी वेरी लो प्राइस के ऊपर, विदाउट एनी कंप्रोमाइज़ ऑन द क्वालिटी वाइज बेस्ट और प्राइस वाइज वेरी लो, तो इनको यूज़ करें, इनका बेनिफिट लें और अपनी पास होने की पॉसिबिलिटीज़ को इंक्रीज़ करें। और ये मिलेंगे कहाँ पे? हमारी वेबसाइट के कोर्सेज पेज में। वहीं आपको हमारी ऐप भी मिल जाएगी डाउनलोड करने के लिए। तो इमीडिएटली हमारी वेबसाइट को लॉग इन करें और इन फैसिलिटीज़ को बेनिफिट लें। तो चलिए अब हम चलते हैं अगली केस स्टडीज़ के ऊपर। ये केस स्टडी रिलेट करती है करंट अकाउंट ओपन करने से जो रूल्स हैं, नॉर्म्स हैं, उनसे रिलेटेड ये केस स्टडी है। तो चलिए क्या केस स्टडी हम देख लेते हैं। इन्फॉर्मेशन सबसे पहले, बैंक जेड रिसीव्स रिक्वेस्ट फ्रॉम फर्म और कंपनी ABC, PQR, TSR एंड XY। तो यहाँ पे 4 फर्म्स या कंपनीज हैं। ABC एक है, PQR दूसरा है, TSR तीसरा है, XY चौथा है। फॉर ओपनिंग करंट अकाउंट, in the light of Reserve Bank of India directions on opening of current account, answer the following questions। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अगस्त 2021 में कुछ गाइडलाइंस इशू की थी कंसोलिडेट करके करंट अकाउंट ओपन करने के रूल्स क्या क्या बैंकों को फॉलो करने हैं। उसी की लाइट में हमने कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो चलिए पहले देखते हैं क्वेश्चन और साथ साथ में उनके आंसर देते चलें। फर्म ABC इज़ ए रिसेंटली इस्टेब्लिश्ड फर्म। तो ये जो फर्म है ABC, ये रिसेंटली सेटअप हुई है और इसका कहीं पे करंट अकाउंट नहीं है। सो नॉट हैव एनी करंट अकाउंट, नॉट हैव एनी लोन अकाउंट विद एनी बैंक। कैन करंट अकाउंट बी ओपनड एंड विद व्हाट प्रिकॉशन? क्या इनके नाम से करंट अकाउंट ओपन हो सकता है, और अगर है तो किन कंडीशंस के साथ या प्रिकॉशंस के साथ इस अकाउंट को हम ओपन कर सकते हैं। तो रूल क्या कहता है? अगर हमें रूल पता है तो बड़ी आसानी से हम इसका आंसर दे सकते हैं, और अगर रूल नहीं पता, कॉन्सेप्ट नहीं पता, तो फिर हम इधर उधर की बात करेंगे और हो सकता है वो सही हो सकता है वो ना सही हो। तो चलिए देखते हैं रूल क्या कहता है। फ्रेंड, रूल कहता है कि इस प्रकार की फर्म्स के करंट अकाउंट ओपन हम कर सकते हैं, और उसके लिए जो यूजुअल KYC प्रोसीजर है वो हमें फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन प्रिकॉशन हमने एक्स्ट्रा क्या लेनी है? हम उनसे एक अंडरटेकिंग लेंगे। अंडरटेकिंग क्या लेंगे कि फर्म जब भी लोन अवेल करेगी, क्रेडिट फैसिलिटी अवेल करेगी फ्यूचर के अंदर किसी भी बैंक से, तो वो बैंक को जानकारी देगी। तो दिस इज द कंडीशन। तो जब भी हम इस प्रकार से करंट अकाउंट ओपन करें तो दिस टाइप ऑफ अंडरटेकिंग इज मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। तो मैंडेटरी बेसिस के ऊपर ये अंडरटेकिंग हमें लेनी होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। PQR यानी दिस फर्म नंबर 2, दे आर अवेलिंग कैश क्रेडिट लिमिट ऑफ ₹4.5 करोड़ फ्रॉम बैंक A। हमारा बैंक ये कौन सा है? वी आर इन बैंक Z। और ये PQR फर्म, इसको करंट अकाउंट ओपन करना है आपके बैंक के साथ। हालांकि ये बैंक A से कैश क्रेडिट लिमिट ले रहा है। सो उस केस में व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ओपनिंग करंट अकाउंट बाय बैंक Z? तो बैंक Z क्या स्टैंड लेगा इस केस के अंदर? करंट अकाउंट ओपन करेगा या करंट अकाउंट ओपन नहीं करेगा? और सारा हमने किस लाइट में देखना है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की डायरेक्शन में इसको देखना है। अब देखिए ये सारी की सारी इंडिविजुअल केस स्टडीज भी बन रही हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 अपने आप में केस स्टडी है, क्वेश्चन नंबर 2 अपने आप में केस स्टडी है, क्वेश्चन नंबर 3, 4 भी शायद अपने आप में केस स्टडीज होंगे। तो चलिए पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देंगे। तो क्या आंसर बनता है आपका? सो व्हाट इज योर आंसर? फ्रेंड्स, यहाँ पे हम उसी अप्रोच को फॉलो करेंगे जो हमने क्वेश्चन 1 के अंदर फॉलो की, लेकिन इसमें जो हमारी अंडरटेकिंग होगी वो थोड़ी सी अलग होगी। सो करंट अकाउंट कैन बी ओपनड, करंट अकाउंट ओपन किया जा सकता है, बट दे विल हैव टू गिव अंडरटेकिंग टू इन्फॉर्म द बैंक
कि जब भी उनका कैश क्रेडिट अमाउंट 5 करोड़ से ऊपर गया तो वो बैंक को इन्फॉर्म करेंगे। सो दिस इज द अंडरटेकिंग, दिस इज द प्रॉमिस विच दे हैव टू मेक, कि जैसे ही हम बैंक ए से या दूसरे बैंकों से कोई कैश क्रेडिट लिमिट लेते हैं जिसके चलते हुए अमाउंट टोटल 5 करोड़ से ऊपर हो जाए बैंकिंग सिस्टम से, तो देन दे विल इन्फॉर्म द बैंक जेड, और उस केस में फिर बैंक जेड करंट अकाउंट को रिव्यू करेगा। सो दिस इज द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। TSR इज अवेलिंग, तो ये हमारी यहाँ पे फॉर्म आ गई। TSR is availing कैश क्रेडिट लिमिट ऑफ 15 करोड़। तो कैश क्रेडिट लिमिट है जो करंट अकाउंट जैसी ही होती है। अमाउंट है 15 करोड़ का। बैंक ए से और बैंक बी, दो बैंकों से ले रही है, और 15 करोड़ का लोन 60-40 की रेशियो में गिवन है, यानी बैंक ए ने 9 करोड़ दिया होगा और बैंक बी ने 6 करोड़ दिया होगा। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ ओपनिंग ऑफ अ करंट अकाउंट? तो इस केस में क्या करंट अकाउंट ओपन हो सकता है या करंट अकाउंट ओपन नहीं हो सकता? तो व्हाट विल बी द आंसर हियर? क्वेश्चन नंबर 3, क्या आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए? सो एक बार फिर से हमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डायरेक्शन को देखना पड़ेगा, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डायरेक्शन कहता है कि बैंक जेड ये अकाउंट ओपन नहीं कर सकता, क्योंकि बैंक जेड तभी अकाउंट ओपन कर सकता है जब कैश क्रेडिट अमाउंट अप टू ₹5 करोड़ है। सो दैट इज द रीजन क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 5 करोड़ से ऊपर जैसे ही आउटस्टैंडिंग जाएगा, सैंक्शनड अमाउंट जाएगा, तो बैंक को रिव्यू करना पड़ेगा करंट अकाउंट। यानी इस केस में बैंक जेड कैन नॉट ओपन द करंट अकाउंट। लेकिन इस केस में अगर फर्म चाहे TSR, वो इन दो बैंकों में से किसी एक बैंक के साथ अकाउंट ओपन कर सकती है। सो दे कैन ओपन बैंक अकाउंट, करंट अकाउंट आइदर विद बैंक ए और बैंक बी, दोनों के साथ नहीं, विद वन बैंक। तो दे कैन ओपन not with one bank Z but they can open with bank A और बैंक B। अब अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। XY is availing टर्म लोन ऑफ ₹6 करोड़। अब हमारी लास्ट फर्म आ गई। दे आर अवेलिंग ए टर्म लोन ऑफ ₹6 करोड़ एंड नो कैश क्रेडिट। तो हमारे एक नंबर में नो लोन, 2 नंबर के अंदर कैश क्रेडिट था, 3 नंबर के अंदर भी कैश क्रेडिट था। अब क्वेश्चन में कैश क्रेडिट नहीं है, ओनली ए टर्म लोन। किससे? बैंक बी से, और एनी बैंक। सो वो अवेल कर रही है टर्म लोन। कैश क्रेडिट नहीं है, ना तो बैंक बी से है जिससे वो लोन अवेल कर रही है, ना किसी और बैंक से है। कैन बैंक जेड ओपन द करंट अकाउंट? क्या बैंक जेड करंट अकाउंट ओपन कर सकता है? तो यहाँ अमाउंट 5 करोड़ से ऊपर है। इंस्टेड ऑफ कैश क्रेडिट इट इज ए टर्म लोन। तो व्हाट इज द स्टेटस ऑफ बैंक जेड, यानी हमारा बैंक? तो क्या हमारा बैंक ये करंट अकाउंट ओपन कर सकता है या करंट अकाउंट ओपन नहीं कर सकता? तो रूल कहता है, हमें अल्टीमेटली तो रूल को फॉलो करना है। तो रूल कहता है कि करंट अकाउंट ओपन किया जा सकता है, लेकिन वो नॉर्मल करंट अकाउंट नहीं होगा। So it will be a collection account. So it will not be a proper current account. Proper current account में क्या होता है? डिपॉजिट भी करवाया जाता है, विड्रॉ भी किया जाता है। तो कलेक्शन अकाउंट में क्या होता है? डिपॉजिट तो करवाया जाता है, लेकिन विड्रॉल किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए रहती है। तो यहाँ अगर बैंक जेड ये अकाउंट ओपन करता है तो डेबिट किस पर्पस के लिए की जाएंगे? क्रेडिट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, लेकिन डेबिट किस पर्पस के लिए करवाए जाएंगे? सो डेबिट होंगे कि इसमें पड़े हुए पैसे को ट्रांसफ़र किया जाएगा लोन अकाउंट या करंट अकाउंट जिस बैंक के पास वो टर्म लोन है। तो बैंक जेड अगर अकाउंट ओपन करता है कलेक्शन अकाउंट को, तो इसमें क्रेडिट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, डेबिट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन होगा। रिस्ट्रिक्शन क्या होगा? फंड को रिमिट करवाना है, बोरोर यूज को नहीं कर सकता यूज़। तो कहाँ होने हैं रिमिट?
credit of the loan account or current account which can be opened by one of the lending banks। तो lending बैंक करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, तो उस करंट अकाउंट में ये पैसा ट्रांसफर होता जाएगा। So friends, these broadly are the rules relating to current account with practical situations। तो आई होप ये केस स्टडी हमें बहुत यूज़फुल लग रही होगी। फ्रेंड, इससे पहले कि हम सेशन को वाइंड अप करें, आज के सेशन से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को टाइप कर दीजिए। अगर आपका कोई मैसेज है तो उसे इस ईमेल आईडी के ऊपर मैसेज दे दीजिए, हम सूटेबली इनको आंसर कर देंगे। आज का सेशन आई एम श्योर आपको बहुत यूज़फुल लगा होगा। अगर ऐसा है तो इसको क्विकली लाइक कर दें, क्योंकि जब आप लाइक करेंगे तो यूट्यूब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए और बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस लेक्चर को दिखाने वाला है। तो वर्चुअली आप जब लाइक करते हैं तो इट मीन्स वी आर हेल्पिंग अदर स्टूडेंट्स। अदरवाइज ऑल्सो आप अपने किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर इस लेक्चर को शेयर कर सकते हैं। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो आपके कई क्लासेस मिस हो रही होंगी, और वो भी बेल आइकन पुश करके आपने इसका सब्सक्रिप्शन करना है ताकि हमारे नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इस सेशन को वाइंड अप करते हैं। हम इस प्रकार की और कई केस स्टडीज़ आगे लेक्चर्स में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स एंड ऑल द बेस्ट।